स्वप्नमयी, लेखक विष्णु प्रभाकर। भाग 3। लेखक ने स्वप्नमयी के साथ कन्याकुमारी में 15 दिन गुजारे, जो उन्हें 15 क्षण जैसा प्रतीत हुआ। और इसका कारण ये था कि वो 15 दिन उनको इतने सुखमय और आनंदमय लगे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि किस तरह से वह गुजर गए। उन्हें वहाँ स्वप्नमयी का रोज एक नया पागलपन देखने को मिलता। कभी वह तपस्वियों की सी पोशाक पहन लेती और कभी फूलों का श्रृंगार करती। वह बालों में, हाथों में, पैरों में, कंठ और वक्ष पर फूलों का श्रृंगार करती। कभी वह वहाँ इतनी खुश होती कि वह धूप की तरह चमकती, और कभी वह ध्यान की मुद्रा में जाती जब वह पत्थर की मूर्ति की तरह सांस रोककर स्तब्ध हो जाती। और कभी वह हिंद महासागर की तरंगों सी उद्वेलित हो जाती। उद्वेलित मतलब विचलित। और कभी वह खुद को कण्व पुत्री शकुंतला बन जाती और लेखक को दुष्यंत बना देती। कभी वह खुद मेनका बन जाती और लेखक को विश्वामित्र बना देती। और इस तरह कभी वह मातृघाट से उतरकर चट्टान पर ऐसे चलती मानो कोई शिशु माँ की गोद में चढ़कर दुर्गम पथों को पार कर जाता है। विवेकानंद चट्टान पर चढ़कर वह महासागर के वक्ष पर प्रकृति द्वारा बनाए जाने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त का सुरभ्य सुंदर चित्रकारी देखती। इसका अर्थ ये है कि महासागर में जब सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रतिबिंब दिखाई देता तो ऐसा प्रतीत होता मानो प्रकृति ने इन दोनों घटनाओं को महासागर के वक्ष पर चित्र रूप में उकेरा है, जो कि देखने में बहुत ही सुलभ मतलब सुंदर प्रतीत होती। चट्टान पर बैठकर वह लेखक के साथ प्रेम और विरह का खेल खेलती। लेखक ने खुद को इस प्रकार उसके हाथों में सौंप दिया जिस प्रकार एक थका हुआ मनुष्य खुद को समुद्र की तरंगों की करुणा पर छोड़ देता है। पर लेखक ने चोट या पीड़ा के बजाय सुख को अनुभव किया, जिसको भोगने की अंतर प्रेरणा उनमें नहीं थी। कहने का अर्थ यह है कि लेखक ने सब कुछ स्वप्नमयी के हवाले छोड़ दिया, पर इस पर भी लेखक को कभी चोट या पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ, बल्कि उन्हें सुख की ही अनुभूति हुई। लेकिन वह उसको प्रेरणा अंदर से प्रेरणा पाकर अनुभव करने की स्थिति में नहीं थे। 15 दिन गुजरने के बाद स्वप्नमयी ने खुद से वापस चलने को बोला। उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और फिर स्वप्नमयी के आंखों में आंसू आ गए। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि उसे लगता है कि लेखक उससे पति जैसा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो स्वप्नमयी की हर बात मान लेते हैं और उसकी प्रताड़ना नहीं करते, यानी उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते अपने शब्दों से या किसी और व्यवहार से, और ना ही उससे झगड़ा करते हैं। कलकत्ता लौटने पर अलका का व्यवहार एक साधारण माँ बनने वाली नारी सा हो गया था। वह देर तक सोती, जल्दी उठने पर भी या साधारण रूप से उठने पर भी आलस महसूस करती, कम बोलती। दूध की गंध से उसे मितली मतलब उल्टी, उसे उल्टी आती। लेखक की माँ को यह सब पसंद नहीं पड़ता और वह मुंह बिचका लेती। वह लेखक से बोली कि लगता है कि तुम बेटी के बाप बनने वाले हो। वह पुराने ख्यालात की थी और उन्हें लड़का और लड़की में फर्क समझ में आता था। तब लेखक ने कहा कि माँ, प्राचीन काल में जो कुछ भी आदर्श हमारा रहा हो,
आज का युग उनकी कोई चिंता नहीं करता। फिर लेखक बताते हैं कि पहले के समय में राजपूत प्रसूति में ही कन्या को गला घोंटकर मार देते थे। इसका कारण था कि उन्हें दामाद बनाना अपमान सा समझ पड़ता था। दामाद बनाना मतलब अगर कन्या होगी तभी उसका विवाह होगा और दामाद आएगा। उसी तरह उस काल में कन्या हरण को लेकर होने वाले युद्ध से बचने के लिए इस तरह का अल्प हिंसा करते थे। लेकिन यह सब तो समस्या से भागने जैसा था, ऐसा लेखक को लगता था और वो इसे फूहड़पन समझते थे। लेखक का कहना था कि आजकल लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। इस पर लेखक की माँ को गुस्सा आ गया, तो लेखक की माँ ने क्रोध में कुछ अपशब्द कहे, जिसे लेखक ने संस्कारों की गुलामी और शब्दों का चोट समझा और चुप रहे। उसके बाद लेखक की माँ का व्यवहार अलका के प्रति रूखा सा रहने लगा, पर स्वभाव के अनुसार अलका इसकी चिंता नहीं करती। अलका लेखक से एक बार भी नहीं कहती कि माँ कुछ नाराज दिखाई देती है, बल्कि उसने एक दिन लेखक से कहा कि इस बार मैं माँ के साथ तुम्हारे देश चली जाऊं तो कैसा रहेगा। तो इस पर लेखक ने कहा, ऐसा पागलपन मत कर बैठना, मुझे कहीं जाना है और तुम मेरे साथ चलोगी। तब अलका को पता चला कि लेखक किसी कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली जाने की बात जानकर स्वप्नमयी ने खुशी से ताली पीटा और फिर उस यात्रा के लिए अच्छा खासा भाषण दे डाला। 4 दिन बाद जब वह दिल्ली के रेडियो में गाने के लिए एक गाना लिखकर आई जहां उसकी सहेली काम करती थी, तब लेखक को पता चला कि वह विद्यार्थी जीवन से कविता लिखती और गाती है। जब लेखक ने उसका गीत पढ़ा तो उसमें उन्हें अनागत की कल्पना, अनागत मतलब भविष्य, भविष्य की कल्पना, व्यतीत मतलब गुजरे समय का मनोहारी चित्रण मिला, पर उसमें प्रणय की तनिक भी चर्चा नहीं थी। वह मानव के अक्षय, अक्षय मतलब जो कभी खत्म ना हो, अक्षय प्राणाधार, प्राणाधार मतलब जीवन का आधार का रहस्यमय लेखा था। जब लेखक ने रेडियो पर अलका का गाना सुना तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके पास कहने को शब्द नहीं है। उन्होंने स्वप्नमयी को बताया कि जब तक वो गाती रही, लेखक ने अपने आप को अंतरलोक, अंतरलोक मतलब अपने में डूबा पाया। 1 हफ्ते बाद लेखक अकेले कलकत्ता लौट आए और अलका प्रोग्राम के लिए दिल्ली में ही रुक गई। पर 3 दिन बाद अलका भी कलकत्ता वापस लौट आई। पूछने पर उसने बताया उसे वहाँ अकेला रहना अच्छा नहीं लगा।